नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएसएमपीजी कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे एक प्रमुख और महत्वपूर्ण मॉडल की, जिसका नाम है रोस्टोव महोदय का आर्थिक विकास मॉडल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। रोस्टोव मूलतः एक इतिहासकार थे, जिन्होंने ऐतिहासिक अर्थशास्त्रों के रूप में आर्थिक सामाजिक विकास से संबंधित एक बहुस्तरीय मॉडल प्रस्तुत किया। यानी उनका मॉडल कौन सा था? बहुस्तरीय मॉडल था। ठीक है, और किससे संबंधित था तो आर्थिक सामाजिक विकास से संबंधित था। ठीक है, आगे बात करते हैं। यह मॉडल वाल्ट व्हिटमैन रोस्टो, इनका पूरा नाम है वाल्ट व्हिटमैन रोस्टो ने 1960 में, यानी कि इनके द्वारा 1960 में बनाया गया था, जिसे उनके प्रसिद्ध उपन्यास द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, उपन्यास का नाम था द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ए नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में रोस्टो के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो कब दिया गया? 1960 में। किस पुस्तक में? तो द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ए नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में दिया गया था। और इसमें उन्होंने आर्थिक सामाजिक विकास के 5 चरण बताए थे। ठीक है, यही चरण आपके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। रोस्टो के द्वारा प्रस्तुत आर्थिक विकास के इस मॉडल के अनुसार सभी देश एक साथ और एक समान आर्थिक विकास नहीं कर पाते। जाहिर सी बात है कि सभी देशों का विकास एक साथ नहीं होता और एक ही समान नहीं होता है। अर्थात यह मॉडल स्थान और समय के संदर्भ में विभिन्न देशों के सामाजिक आर्थिक विकास की एक व्याख्या प्रस्तुत करता है। इसे हम एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे भारत 1947 और दक्षिण कोरिया 1948 क्षेत्रों में लगभग एक ही समय आज़ाद हुए। यानी कि भारत भी 1947 में आज़ाद हुआ था और दक्षिण कोरिया भी आज़ाद हुआ था। ठीक है, लेकिन विकास के दृष्टिकोण से दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था विकसित देशों के समतुल्य पहुंच गई है और भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो विकासशील देशों वाली है। ठीक है, तो आज़ाद जबकि एक ही समय पर हुए थे। इसी के अलावा आपको पता होगा कि 1945 में जापान में 2 बम गिराए गए थे और जिसमें बहुत सारी तबाही हुई थी। उसके बाद जापान आज विकसित देश है। ठीक है, तो इसकी भी तुलना आप कर सकते हैं। तो वहीं दक्षिण कोरिया की तो अर्थव्यवस्था विकसित देशों के समतुल्य है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी विकासशील अवस्था से गुजर रही है। रोस्टो ने सामाजिक आर्थिक विकास की व्याख्या करने हेतु 5 स्तरीय विकास का मॉडल निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया। सबसे पहले उन्होंने बताया कि जो विकास स्टार्ट होता है, सबसे पहले पारंपरिक समाज होता है, इसके बाद उड़ान के लिए पूर्व शर्तें, दूसरा उड़ान भरना, तीसरा परिपक्वता की ओर अग्रसर होना और 5वां था उच्च जन उपभोग का युग। ठीक है, इसे आप मॉडल से आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले जो देश होता है वो ट्रेडिशनल सोसाइटी यानी पारंपरिक समाज में होता है। इसके बाद है प्री कंडीशंस फॉर टेक ऑफ, यानी कि टेक ऑफ करने से पहले की शर्तें। इसके बाद है टेक ऑफ यानी उड़ान भरना। इसके बाद है ड्राइव टू मैच्योरिटी यानी परिपक्वता की ओर बढ़ना। और इसके बाद है हाई मास कंजम्पशन यानी कि जन उपभोग का युग। ठीक है, तो इस मॉडल से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार आगे चीज़ें बढ़ रही हैं। तो रोस्टो महोदय ने बताया कि कोई भी देश उपरोक्त 5 अवस्थाओं से गुजर कर ही विकास के चरम अवस्था तक पहुंचता है। यानी जैसे आप जितने भी विकसित देश देख रहे हैं वो ऐसा नहीं एकदम से नहीं पहुंच गए, धीरे धीरे ही उनका डेवलपमेंट हुआ है और इन्हीं 5 स्टेजों से होकर के वो गुजरे हैं। रोस्टो ने प्रत्येक अवस्था की कुछ विशेषताएं निम्न प्रकार बताई हैं।
सबसे पहले है आपका प्रथम अवस्था यानी पारंपरिक समाज की अवस्था। इसमें क्या क्या विशेषताएं थी? यह एक परंपरागत समाज की विशेषता है। इस अवस्था से गुजरने वाले समाज अनुत्पादक कार्यों पर धन अधिक खर्च करते हैं। अर्थव्यवस्था जीवन निर्वाह की होती है, यानी कि जो भी पैदा किया जाता है वो जीवन यापन करने के लिए किया जाता है बस। कुल जीडीपी का 1/3 भाग खाद्य पदार्थों पर खर्च किया जाता है। साक्षरता, स्वास्थ्य और नियोजित कार्यों का अभाव होता है। लोगों को राज्य के द्वारा चलाया जा रहा कार्यक्रम की जानकारी कम होती है, यानी सरकारें जो योजनाएं लॉन्च करती हैं उनकी जानकारी लोगों को होती ही नहीं है। देश की सरकारें सुरक्षा और धार्मिक कार्यों पर अधिक खर्च करती हैं। ये आपको याद रखना है कि परंपरागत जो समाज होते हैं वो सुरक्षा और धार्मिक कार्यों पर अधिक खर्च करती हैं सरकारें। राज्य में निराशा का वातावरण होता है। अनेक प्रकार के सामाजिक धार्मिक तनाव व्याप्त होते हैं। भारत के पड़ोसी देश जैसे म्यांमार, अफ़गानिस्तान, मध्य अफ्रीकी देश और उप सहारा के देश आर्थिक व्यवस्था की इसी अवस्था से गुजर रहे हैं। इसके बाद है अगली अवस्था यानी कि दूसरी अवस्था, यानी कि टेक ऑफ करने से पहले की अवस्था। तो रोस्टो ने बताया कि जिस देश की अर्थव्यवस्था दूसरे चरण से गुजर रही होती है वैसे देशों में एक ऐसे अभिजात वर्ग का उदय होता है जो नव उत्पाद या नई तकनीक को प्रश्रय देता है। यानी एक ऐसा वर्ग डेवलप होता है जो विकास करना चाहता है, उत्पादन करना चाहता है, तकनीक को महत्व देता है। ठीक है। इस अवस्था से गुजरने वाले देश की सरकार अधिकतर धन परिवहन, संचार और संरचनात्मक सुविधाओं पर खर्च करती है। जबकि पहला जो पॉइंट था वो क्या था, इससे पहले विशेषता क्या थी? सरकारें धर्म और सुरक्षा पर खर्च कर रही थी, लेकिन अब परिवहन, संचार और संरचनात्मक सुविधाओं पर खर्च करती हैं। एक देश के अंदर विकास दृष्टिकोण से अंतः और अंतर प्रादेशिक विषमता दिखाई देती है। यानी कहने का मतलब है कि कुछ क्षेत्र विकसित हो जाते हैं और कुछ क्षेत्र पिछड़े ही रह जाते हैं। जैसे भारत, चाइना, मैक्सिको, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों की अर्थव्यवस्था इसी चरण से गुजर रही है। यानी भारत आपका किस चरण में आता है? तो वो दूसरे चरण में आता है। इसके बाद है तीसरी अवस्था यानी कि टेक ऑफ की अवस्था है ये। तो तीसरी अवस्था से गुजरने वाले देशों में विकास का कार्य खंडीय होता है। खंडीय मतलब अलग अलग सेक्टर में बांट करके किया जाता है। रोस्टो ने पश्चिमी देशों का उदाहरण देते हुए बताया कि आर्थिक विकास के तीसरे चरण में पहले वस्त्र उद्योग, उसके बाद रेलवे परिवहन, अंततः दुग्ध उद्योग का विकास हुआ है। ये तीसरी अवस्था का बता रहे हैं वो। ये ऐसे उद्योग हैं जिनके विकास के लिए ना विशिष्ट तकनीक की आवश्यकता होती है और ना ही विशेष निवेश की आवश्यकता होती है, लेकिन इन तीनों के विकास से समाज का विकास त्वरित गति से होता है। किनके विकास से? कपड़ा उद्योग, परिवहन और कौन सा उद्योग था आपका? एक और था दुग्ध उद्योग। ठीक है। इनसे समाज का विकास अत्यधिक या त्वरित गति से होता है। रोस्टो महोदय ने बताया कि तीसरे अवस्था को जल विभाजक से तुलना की जा सकती है। इस अवस्था से कोई भी देश 20 से 30 वर्षों तक गुजरता है। तीसरी अवस्था से गुजरने के बाद राज्य के आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों का कायाकल्प हो जाता है, यानी कि बहुत सारा परिवर्तन वहाँ पर हो जाता है। जैसे कि मलेशिया ने 2020 का नारा दिया, भारत ने भी विजन 2020 का नारा दिया है, ताकि एक नियत समय के बाद देश विकसित देशों की कतार में खड़ा हो जाए। जैसे भारत में अब चल रहा है 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की संकल्पना चल रही है, यानी विजन 24/7। मध्य अमेरिकी देश, इजराइल, दक्षिण कोरिया जैसे देश इसी अवस्था से गुजर रहे हैं। ठीक है। आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है कि मध्य अमेरिकी देश कौन कौन से हैं और उनकी राजधानियाँ क्या क्या हैं।
इसके बाद है चौथी अवस्था। तो चौथी अवस्था को प्रौढ़ा अवस्था से संबोधित किया जाता है, यानी मैच्योर स्टेज। इस अवस्था से गुजरने वाले देशों की अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप में विकसित होती है। देश में अकाल, भूखमरी इत्यादि की समस्या समाप्त हो जाती है, यानी वो पूर्णतः विकसित हो चुके हैं। यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय अति उच्च हो जाती है। आधुनिक तकनीक का बोलबाला होता है, यानी लोग वहाँ पे टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से यूज करते हैं। प्रशिक्षित वर्ग का एक विशिष्ट श्रमिक समूह उभर कर सामने आता है, यानी कि एक शिक्षित समाज होता है जो एक विशिष्ट श्रमिक समूह के रूप में कार्य करता है। उत्पादन के कार्यों में निवेश अधिक से अधिक होता है। उपभोक्ता वस्तुओं पर अधिक से अधिक खर्च किया जाता है, यानी कि वहाँ पर जो ऐसे उद्योग लगाए जाते हैं जो उत्पादन के कार्यों को बढ़ावा देते हैं, और वहाँ के जो लोग होते हैं चूँकि उनकी इनकम ज़्यादा होती है इसलिए उपभोग पर अधिक खर्च करते हैं। ठीक है। दक्षिण एवं पूर्वी यूरोप के अधिकतर देश इसी अवस्था से गुजर रहे हैं, यानी दक्षिण और पूर्वी यूरोप के देश ज़्यादातर विकसित देश हैं। ठीक है। इसके बाद है पांचवी अवस्था, यानी हाई मास कंजम्पशन की अवस्था। पांचवी अवस्था से गुजरने वाले देशों में उपभोक्ता वस्तुओं की मांग अधिक होती है। वो आपका ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, लेकिन वस्तुओं की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। लोगों का नवीन उत्पाद को खरीदने के लिए बेचैन रहते हैं, यानी कोई भी चीज़ अगर मार्केट में आई तो वो खरीदना पसंद करते हैं, उसके लिए वो कीमत नहीं देखते हैं। चूँकि उनकी इनकम इतनी ज़्यादा होती है कि कोई भी चीज़ मार्केट में आए उसके लिए वो खरीद लेते हैं तुरंत। प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, अधिक कह सकते हैं बहुत अधिक होती है। समाज का मशीनीकरण और वैज्ञानिकरण हो जाता है, यानी कि यहाँ के लोग अब भाग्यवादी नहीं रहते और उन्हें पता होता है कि जो भी करना है हमें ही करना है, भगवान भरोसे हमें नहीं बैठना है। यानी समाज का सामाजिक मशीनीकरण और वैज्ञानिकरण हो जाता है। सामूहिक भावना कमज़ोर पड़ने लगती है, यानी लोग अब अकेले में रहना पसंद करते हैं। जैसे आप लोग शहरों में देखते हैं, एक घर के लोग दूसरे घर के लोगों को नहीं जानते, यानी सामूहिक भावना कमज़ोर पड़ने लगती है। व्यक्तिवादिता का विकास अधिक हो जाता है, यानी लोग अपने अपने में ही मस्त रहते हैं। विश्व के आज नगरीय समाज जापान, अमेरिका, सिंगापुर, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी जैसे देशों की अर्थव्यवस्था इसी चरण से गुजर रही है। कौन से चरण से? पांचवी अवस्था से गुजर रही है। ठीक है। रोस्टोव महोदय ने बताया कि सभी देशों की अर्थव्यवस्था इन 5 अवस्थाओं से गुजरती है। यूएसए के संदर्भ में अगर हम बात करें तो 1800 ईस्वी के पहले प्रथम अवस्था थी, 1800 से 1850 तक द्वितीय अवस्था, 1850 से 75 तक तृतीय अवस्था, 1875 से 1925 के बीच चतुर्थ अवस्था और 1925 के बाद पांचवी अवस्था से यूएसए गुजर रहा है। ठीक है। तो ये तो 5 अवस्थाएं थी। अब बात करते हैं इनकी आलोचनाओं की। तो रोस्टोव महोदय के इस मॉडल की कई आधारों पर आलोचना भी होती है। जैसे अरब देशों पर यह मॉडल बिल्कुल लागू नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ प्रति व्यक्ति आय अधिक है, लेकिन सरकार अधिकतर खर्च सुरक्षा और धार्मिक कार्यों पर करती है। जबकि उन्होंने क्या बताया था कि सरकारें सुरक्षा और धार्मिक कार्यों पर खर्च करती हैं प्रथम अवस्था में, ना कि पांचवें अवस्था पे। ठीक है। इस मॉडल में कहा गया है कि एक दीर्घ अवधि के बाद ही तीव्र विकास की अवस्था प्रारंभ होती है, जो कि गलत है, क्योंकि कई ऐसे देश हैं जो आधुनिक तकनीक एवं प्रशासनिक प्रतिबद्धता के आधार पर विकास के कार्यों को तीव्र कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए यूएई। ठीक है। इन देशों को तो ऐसा लगता है कि इनका पहली अवस्था थी, पहली अवस्था से सीधे ये चौथी अवस्था में ही कूद पड़े हैं जा करके। ठीक है। इन्होंने दूसरी और तीसरी अवस्था देखी ही नहीं है। निष्कर्ष रूप में अगर हम कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि इस मॉडल की अपवादवश कुछ सीमाएं अवश्य हैं। इसके बावजूद भी यह मॉडल अधिकांश देशों के संदर्भ में उपयोगिता रखता है, यानी कि ज़्यादातर जो
देशों का विकास हुआ है वो इसी मॉडल के अनुसार ही हुआ है, और इन्होंने जो 5 चरण बताए हैं उसी के अनुसार हुआ है। यानी प्रत्येक देश जो आज विकसित देश है वो पहले पारंपरिक समाज से गुजरा है, फिर इसके बाद उड़ान के लिए पूर्व शर्तें यानी प्री टेक ऑफ कंडीशन, इसके बाद उड़ान भरना यानी टेक ऑफ, इसके बाद है ड्राइव टू मैच्योरिटी यानी परिपक्वता की ओर अग्रसर, इसके बाद है हाई मास कंजम्पशन। ठीक है, तो ज़्यादातर देशों का विकास इन्हीं चरणों से जा कर के हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने आपसे बात की आर्थिक विकास का एक प्रमुख मॉडल जिसका जो रोस्टो महोदय ने दिया था और 1960 में इन्होंने दिया था। पुस्तक का नाम था या उपन्यास का नाम था द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ए नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और ये आर्थिक और सामाजिक विकास से संबंधित था, बहुस्तरीय मॉडल था। ठीक है, और इन्होंने 5 स्तर बताए किसी भी देश के सामाजिक आर्थिक विकास के: पारंपरिक समाज, उड़ान के लिए पूर्व शर्तें, उड़ान भरना, परिपक्वता की ओर अग्रसर होना, उच्च जन उपभोग। ठीक है, इसके बाद हमने इन 5 अवस्थाओं को एक एक करके लिया और उनकी विशेषताओं पर भी हमने चर्चा की। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमने आलोचनाओं को भी देखा और निष्कर्ष को भी देखा। ठीक है दोस्तों जो PDF होगा वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंट में उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।